Everybody and great गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक, मजे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि नीट पीजी काउंसलिंग से रिलेटेड डेली कोई ना कोई अपडेट्स आनी शुरू हो गई हैं और वो हो रही हैं। आज हम जिन टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे उनको थोड़ा ब्रीफली समझ लेते हैं, फिर हम बातें शुरू करेंगे। पहली बात, नीट पीजी की 50% कैटेगरी रैंक ऑल इंडिया कोटा के लिए कल एनबीए ने डिक्लेयर कर दी। इसका क्या मतलब है, ये क्या होता है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर डिस्कस करेंगे। नंबर 2, नेक्स्ट एग्जाम कब होगा, ऑफिशियल अपडेट्स के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे, जो कि कल सुबह 9:30 बजे से हर जगह चल रही है। इवन कुछ यूट्यूबर्स ने तो यूट्यूब पे भी वीडियो इस पर डाल दी है। और जो थर्ड टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किन किन चीजों का आपको ध्यान देना है जब आप काउंसलिंग करने जाएंगे, और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में लेके चलनी है, खासकर फॉर न्यू कॉलेजेस जो कि पहली बार एड ऑन हुए हैं। उनमें क्या चीज देखी जाए कि जिससे मालूम चल पाए कि वो सही है या वो गलत है। सो वी कैन स्टार्ट अवर वीडियो। उससे पहले जो कैंडिडेट्स काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं वो इंस्टाग्राम फॉलो कर लें, हमारी अभी अपडेट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो बेसिकली मुंबई से और मुझसे मिलना चाहते हैं वो 26 जून को मुझे एक बार व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि मैं कब अवेलेबल हूँ और मुंबई। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स पेड काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। शिकायत है कि हम कॉल नहीं उठाते हैं, वो एकदम सही है। नंबर ऑफ कॉल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, सो उठा नहीं पाते हैं, लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं खुद ट्राई करता हूं कि मैं उन सभी व्हाट्सएप का रिप्लाई आपको पर्सनली कर पाऊं, और अगर फ़ोन मेरे पास रहा और मैं अवेलेबल रहा तो मैं कॉल पिक्स भी करता हूं। लेकिन आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप व्हाट्सएप के थ्रू करेंगे तो वी विल ट्राई टू रिसॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। सो वी कैन स्टार्ट आवर वीडियो। कल शाम एनबीए ने 50% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स रैंक डिक्लेयर करी। वो रैंक बेसिकली काउंसलिंग में यूज नहीं होनी है, क्योंकि जो काउंसलिंग होगी वो ऑल इंडिया कोटा रैंकिंग पे होगी जो पहले आया था। ये 50% रैंक सिर्फ आपको ये रिकॉग्नाइज कराने के लिए है कि आप अपनी कैटेगरी में कहां पर स्टैंड करते हैं, कि आपकी स्टैंडिंग अपनी कैटेगरी पे किस जगह पे है। यानी अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपका कोई एक्स रैंक आया है और आपका कल 50% कैटेगरी रैंक पे वो 340 रैंक आया है, इसका मतलब है कि आप एससी कैटेगरी में इस रैंक पे आते हैं ऑल इंडिया 50% कोटा में। इससे ऊपर वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो सभी के सभी आपसे ऊपर है एससी कैटेगरी में। तो इससे आप एक रफ आइडिया हल्का सा लगा सकते हैं कि कितनी कितनी सीटें उनमें अलॉटेड है और क्या फाइट रेशो है। ये देखने में आपको बेनिफिट हो सकता है कि पिछले साल इस रैंक पे क्या एससी कैंडिडेट्स थे और इस साल क्या कैंडिडेट हैं, तो कितना अनुमान लग सकता है। वो एक माइनर कैलकुलेशन है जो की जा सकती है, लेकिन वो यूजफुल नहीं है क्योंकि कौन किस स्टेट का है, किसका क्या स्टेट डोमिसाइल थोड़ा सा मिसमैच करेगा। और मैं क्लियर कर दूं, काउंसलिंग इस रैंक पे नहीं होगी। काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा रैंक जो नीट पीजी के
रिजल्ट के दिन आया था वही रैंक पे होगी। कैटेगरी रैंक सिर्फ आपको रिकॉग्नाइज कराने के लिए होती हैं, और जो ओपन कैटेगरी होती हैं उसमें AWS और OBC वाले कैंडिडेट भी चाहे तो सीट ले सकते हैं अपने रैंक्स के अकॉर्डिंग। उनके कोटा में अपनी सीट्स अलग से अवेलेबल हैं, उसके बाद भी अगर वो नहीं रहती हैं तो नॉर्मल कोटा में सीट्स ले सकते हैं। दैट कॉल्ड द ओपन सीट्स, दैट सीट इज नॉट रिजर्व फॉर द जनरल कैटेगरी इटसेल्फ। वो अनरिजर्व्ड सीट्स हैं, यानी कि वो सबके लिए अवेलेबल हैं ऑन द बेसिस ऑफ रैंक ओनली। तो कैटेगरी रिकॉग्नाइजेशन के लिए रैंक निकाली गई कि कौन सा कैंडिडेट किस रैंक के आधार पे कहाँ दिखता है और कहाँ वो आता है। क्योंकि आई एम गेटिंग सो मेनी मैसेजेस इवन इन टेलीग्राम और इवन इन व्हाट्सएप कि सर अब तो मेरा रैंक 8000 हो गया है, अब तो मुझे गायनी मिल जाएगी ना ऑल इंडिया से। आपका जो रैंक 22-23 हजार है ओबीसी में वो वही रहेगा, काउंसलिंग उसी के बेस पे होगी, तो अलॉटमेंट उसके बेस पे होगी। ये तो पता है कि एक रिकॉग्नाइजेबल रैंक है। लोग पूछते हैं ना कि मेरी कैटेगरी में कितने बच्चे थे, तो ये उसके लिए कि कैटेगरी में कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल है, बेसिकली ये उस चीज के लिए है। दूसरा, इस रैंक से आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कोई नहीं निकाल सकता। मैंने देखा टेलीग्राम पे लोग ज्ञान बांट रहे हैं, कुछ काउंसलर्स भी, कुछ डेटा प्रोवाइडर्स भी ऑनलाइन के, कि ऐसे होगा तो ऐसा होगा। लेकिन इससे आपकी काउंसलिंग पे और आपके चॉइस फिलिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको चीजें उसी अकॉर्डिंग लेके चलनी है जिस अकॉर्डिंग चीजें हैं। एक बात और जो जिससे कल डिस्कशन काफी हाइप पे था कि काउंसलिंग अब लगता है कि बहुत जल्द शुरू होने वाली है। बेसिकली ये चीजें काउंसलिंग शुरू होने की शुरुआत है, ये इंटीमेशन है कि काउंसलिंग शुरू होगी। तो जैसा कि आप लोग को पता है आज 17 जून है और उम्मीद है कि नोटिफिकेशन सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में आएगा। तो ये लाजमी है कि नोटिफिकेशन तब तक आने के चांसेस हैं और नोटिफिकेशन आ सकता है और काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। सीट मैट्रिक्स बढ़ रही हैं, अभी रैल ऑन गोइंग चीजें चल रही हैं। आज भी 2-4-5 सीटें बढ़ी थी, जिसकी अपडेट मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा और आपको मैं बताऊंगा। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जामिनेशन को लेके चर्चा में है। नेक्स्ट एग्जामिनेशन कल से एक डिस्कशन ऑन गोइंग है और ये कहा जा रहा है कि नीट नेक्स्ट एक मीटिंग कंडक्ट हुई 14 जून को, उसमें किसी ऑफिशियल ने ये बताया कि जो नेक्स्ट वन है वो 2 बार एग्जाम होगा साल में, और जो नेक्स्ट 2 है वो भी 2 बार एग्जाम होगा साल में, और 2024 से ये इम्प्लीमेंट होगा। 2023 जुलाई अगले महीने इसका एक मॉक टेस्ट लिया जाएगा इस चीज को चेक करने के लिए। और जो नेक्स्ट है वो इस साल नहीं होगा, वो अगले साल 24 के लिए कैंडिडेट्स के लिए होगा और साल में 2 बार कंडक्ट होगा। ये एक न्यूज है जो कि वर्बल एश्योरेंसेस पे आ रही है। ट्विटर पे किसी ने ट्वीट किया था, उन्होंने अपने किसी सोर्स के अकॉर्डिंग ट्वीट किया होगा, उसके बाद ये बात फ्लोट होने लगी और इसमें ये कहने लगा कि हमने बात करी है XYZ। लेकिन तब तक इन बातों को बिल्कुल ना माना जाए जब तक ये बातें कागजों में उतर के ऑन पेपर किसी भी ऑफिशियल साइट पे अपडेट ना हो। जितना मुझे पता है या जितना मेरा आइडिया है वो ये कहता है कि इसकी अपडेट जुलाई फर्स्ट वीक में आपको मिल जाएगी कि नेक्स्ट की क्या रूपरेखा रहेगी, मॉक होगा नहीं होगा, एग्जाम 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे, ये डिटेल्स आ जाएंगी। उससे पहले डाइवर्ट ना हो, उससे पहले किसी कंक्लूजन पे ना पहुंचे जब तक चीजें ऑन पेपर नहीं आती हैं। हो सकता है बातें एकदम सही हो सकता है न्यूज ऑथेंटिक हो, लेकिन पहले भी देखा गया है कई बातें, कई सारी चीजें र्यूमर्स में रही, लोग उसमें इंट्रैक्ट रहे, बाद में वो मिसमैच हो गई और कुछ नहीं हो पाया। और इससे कहने के डिसहार्टेडनेस होती है और लोग खासकर कैंडिडेट्स अपने दिमाग में एक प्लान, काइंड ऑफ मास्टर प्लान रेडी कर लेते हैं कि उन्हें अपनी जर्नी अब आगे कैसे डिसाइड करनी है। उस एंगल में दिक्कतें और परेशानी हो जाती है। तो वेट फॉर द ऑफिशियल कंफर्मेशन। आई एम नॉट टेलिंग कि ये फेक न्यूज है, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं समझ में आई है अभी तक, इसीलिए इसमें कुछ भी कहना गलत होगा। सो वेट फॉर द ऑफिशियल कंफर्मेशन फ्रॉम द नेशनल मेडिकल काउंसिल और हेल्थ मिनिस्ट्री फ्रॉम एनीवेयर। इसके अलावा अगर हम बात करें
कुछ लोग ये सवाल रेगुलर पूछ रहे हैं कि सर ये साल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। एक्चुअल में ना हर साल से डिफरेंट होता है। जो कैंडिडेट्स पुराने डेटा के मास्टर हैं और जो डेटा एनालाइजर्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो भी जरूर अपने साइट पे या अपने थ्रू ये बात शो करें कि 21 में जो डेटा था वो 22 में कितना रिलेवेंट रहा। जो लास्ट ईयर का डेटा 21 में था ना, वो कितना रिलेवेंट था 22 में कि लोग उस पर डिपेंड करके चल पाए। खासकर कॉलेज वाइज बताएं कि मॉपअप में एक्स कॉलेज 2021 में 8,400 पे खत्म हुआ और 2022 में वही कॉलेज 6,140 पे क्लोज हुआ। ऐसे बताएं तो इससे ये बात क्रेडिबिलिटी क्लियर हो जाएगी कि पुराना डेटा कितना रिलायबल होता है। पुराना डेटा रिलायबल नहीं, पुराना डेटा सिर्फ एक रेफरेंस होता है जिससे आपको एक रैंडम आइडिया लग पाए कि मुझे यहां तक मिल सकता है, यहां तक नहीं मिल सकता। बिकॉज आई एम गेटिंग इरेगुलर क्वेश्चंस लाइक सर लास्ट ईयर तो नहीं मिला था, सर लास्ट ईयर तो ये 800 रैंक ऊपर बंद हो गया था। अरे गुरुजी, अगर 2 सीट बढ़ गई उस कंसर्न कॉलेज में और बाकी ब्रांचों में भी बढ़ी और जिस कैंडिडेट ले रहा था उसका अगर सेकंड ऑप्शनल वो ब्रांच हुई तो कट ऑफ हो गया ना चेंज। ये बातें बहुत मैटर करती हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, ना कोई समझना चाहता है और ना कोई समझाना चाहता है। मैं अकेला समझदार नहीं हूं जो समझाना चाहता हूं, मैं तो महाडंप हूं। लेकिन ये कुछ लॉजिक्स हैं, जो कुछ तथ्य हैं जो आपको लॉजिकल वे में समझने चाहिए। और मैंने यहां तक की बातें सुनी हैं कि सर सीट्स होंगी, सीट्स ब्लॉक कर लेंगे, कोई कैंडिडेट उठा लेगा। रूल्स पढ़िए। ऑल इंडिया राउंड 2 में किसी कैंडिडेट ने कोई सीट उठा ली और उसने ज्वाइन कर ली, उसकी कहानी खत्म हो गई। स्टेट राउंड 2 में सीट उठा ली और छोड़ दी तो काफी स्टेट के मॉपअप से वो बाहर हो गया, और मॉपअप में लेके छोड़ी तो भी पेनल्टी इम्पोज है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रूल रेगुलेशंस हैं, तो इन चीजों से जितना बचना चाहें आप उतना बचें। कॉमन काउंसलिंग का चर्चा अभी भी है कि पीजी में हो सकती है, नोटिफिकेशंस आ जाएंगी, अपडेट्स आ जाएंगी। आई है नहीं आई। कॉमन काउंसलिंग होने के चांसेस बहुत निग्लिजिबल और ना के बराबर हैं। इस साल काउंसलिंग ऐसे ही होगी जैसा पुराने सालों में होती आई है। बस आपको क्या करना है, एक तो ब्रांच चूज करनी है, दूसरा आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे अपने रैंक को जस्टिफाई करते हुए अच्छे कॉलेज में जाना है। ये बात लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। क्या करते हैं, ले लेते हैं, हड़बड़ी एंजाइटी में कुछ भी उठा लिया और एंड में वेट करते रहे और पता चला नीचे वाले को बढ़िया मिल गया तो 4 बातें काउंसलर को सुना रहे हैं, 4 बातें घर वालों को सुना रहे हैं, 4 बातें दोस्तों को। जी नहीं, बिगड़ेगा तो आपका, बनेगा तो आपका, डिसीजन आपका है। सलाह दी जा सकती है कि अभी रुक जाइए, अभी चले जाइए, लेकिन कल की तारीख में किसी को ब्लेम आउट करना इन टॉपिक्स पे लेके ये सरासर गलत है। मॉपअप, मुझे तो सुन के कई बार हंसी आती है, जिनका रैंक 1500, 1600, 1800, 2000 है, दे आर टेलिंग सर रिस्की है मॉपअप। मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे नहीं मिला तो क्या होगा। जब 1800 के लिए इतना रिस्क है तो 8000 वाले को तो अपेयर ही नहीं होना चाहिए ना। लेकिन पुराना इतिहास बता रहा है 18 से लेके अब तक का कि लोगों को बढ़िया बढ़िया रैंक में बढ़िया बढ़िया सीट्स मिली है मॉपअप पे। वो डिपेंड करता है आपको लेना क्या है, वो डिपेंड करता है राउंड 1 कट ऑफ क्या गया, राउंड 2 का कट ऑफ क्या गया, स्टेट्स के पैरेलल कट ऑफ क्या गए, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन होता है। आजकल लोगों ने एक नया सिस्टम बना लिया है। ये देख लेते हैं कि एक कैंड रैंक ने किन किन जगह पे सीट्स होल्ड करी। इसने 5 जगह होल्ड करी तो क्या होता है, गैस लगता है अब ये सीट छोड़ेगा, अब ये ले लेगा, ये यहां छोड़ देगा, अब ये ले लेगा, तो ये सीट खाली आ जाएगा ऑल इंडिया में। इसके ऊपर रैंक वाले ने ये ले ली, ये छोड़ दी, अब ये ले लेगा। लेकिन काफी एस्पिरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो राउंड 1 2 में, राउंड 2 में लेके छोड़ रहे होते हैं ऑल इंडिया में, और स्टेट में भी छोड़ रहे होते हैं। वो अपने स्टेट का मॉपअप, आपका मॉपअप वेट कर रहे होते हैं, तो वो कैलकुलेशन भी सटीक नहीं बैठती।
60-70% ब्लडनेस बनी रहती है रेगुलर बेसिस पे, वहां कंडीशन पे भी। और ये कोई तुक्का नहीं चल रहा, मिलेगा नहीं मिलेगा। आपको अपनी प्लानिंग से चलना है। आपको मेडिसिन लेनी है, अच्छे कॉलेज में लेनी है। राउंड वन का कट ऑफ आया, आपने देखा कोई कॉलेज 7000 रैंक पे गया और वो सीट फिर वेकेंट आ गई राउंड 2 में, तो आप उसके लिए फाइटेबल है, हो सकता है आपको मिल जाए। लेकिन वहीं कि आपका रैंक 15,000 डीएमबी में है और 8,000 तो नहीं, 11, 12, 13, 14, 17, 16 वो रेंजेस देखी जा सकती है। अपने रैंक से +3000 और अपने रैंक से -3000। कुछ ब्रांचेस के लिए, नॉट फॉर ऑल। रेडियो में यही चीज 800,000 रैंक पे, मेडिसिन पे यही चीज 1500 एमडी पे, यही चीज डर्मा पे 700-800 रैंक्स पे। ब्रांच वाइज ये डाइवर्जन मैंने आपको अभी बताने और समझाने की कोशिश करी, ये डाइवर्जन वही था। तो आपको उस हिसाब से कैलकुलेट करना चाहिए। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यू नो नीड टू हायर एनी ऑफ द काउंसलर बेसिकली, यू जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर वे। आप खुद ट्राई कर सकते हैं, समझ सकते हैं, रेगुलर अपडेट रहना है, डाइवर्ट नहीं होना है, और गाइड ले सकते हैं लोगों से, जान पहचान से, सीनियर फैटर्निटी से, सीनियर डॉक्टर से। फील्ड का कंफ्यूजन है वो समझ सकते हैं, या जो इस इंडस्ट्री को कई सालों से देख रहे हैं, हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, वो बता सकते हैं। योर एक्सपीरियंस मेक्स ए परफेक्ट मैन। इट डजंट मीन कि कोई मेडिको ही बहुत अच्छा बता पाएगा, नॉन मेडिको नहीं बता पाएगा, ऐसा भी नहीं है। डिपेंड करता है कितना लॉजिकल बात है, कितना नॉलेज है ब्रांच के बारे में, क्या फ्यूचर होंगे। जैसे काफी लोगों ने रेडियोथेरेपी कर ली एक जमाने में, फिर डीएम ऑन को बंद हो गया, फंस गए वो। उन्होंने रेडियोथेरेपी इसलिए की थी कि वो डीएम ऑन को कर लें। जैसे एक रूमर उठ रहा है कि एमडी टीवी के बारे में डीएम कार्डियोलॉजी नहीं कर सकते, लेकिन नीट एसएस के ब्रोशर में अलाउड है। बहुत तरह की चीजें, बहुत तरह की बातें आती रहती हैं, सबको जज करना चाहिए। और व्हेन यू आर गोइंग टू चूज एनी ब्रांच ना, यू हैव टू सी द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंसर्न ब्रांच, कि कंसर्न ब्रांच का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बेसिकली है क्या। अगर हमने डीएम करी तो क्या है, डीएम नहीं करी, फेलोशिप करी तो क्या है, सेटअप कैसा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स कितनी है, सब कुछ समझ के पता चला आपने शौक में रेडियो ले ली और अब आप 3, 3.5, 4, 4.5 लाख की सैलरी कर रहे हैं, 5 लाख की सैलरी कर रहे हैं, ले रहे हैं। अपना सेटअप खोलने की इच्छा थी, लेकिन ड्यू टू द बजट कंस्ट्रेन आप नहीं खोल पाए। सो मेनी रीजंस हैं। मैंने देखा है घर में एक ने डरमा लिया तो 4 और ने डरमा ले लिया। ये भी सोचे कि घर के अंदर कैसे चलेंगी चीजें, खुद का हॉस्पिटल कैसे रन करोगे। वैरायटी जितनी रहेगी, एक मल्टी स्पेशलिटी रन करने के लिए आजकल आपको एक बल्क ऑफ मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर्स का चाहिए, वो तभी चलता है। अगर आपके पेरेंट्स हैं भी ना, तो भी वो आपको अपना नाम दे सकते हैं, एक बेस का एक बी दे सकते हैं, लेकिन उसका जो एस है ना, वो आपको खुद क्रिएट करना होगा। क्योंकि बहुत चीजें डिपेंड हो रही हैं, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, को देख के चलना आपके लिए जरूरी है। हो सकता है कुछ लोग ये कह रहे हैं बहुत ज्ञान दे रहे हैं जबरदस्ती का, पता कुछ है नहीं। अच्छी बात है, इतना पता नहीं होगा, इतना बोल रहा हूं तो बहुत बड़ी बात है। और कोई डाउट है, कंफ्यूजन, यू कैन गिव अस अ कॉल on 9675200801, 9690796426। careerexpert.co.in हमारी वेबसाइट है। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे रेगुलर अपडेट्स ले सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आप बात करने की कोशिश करें तो बात हो सकती है। थोड़ा रीच आउट करना मुश्किल हो जाता है समटाइम्स मुझे, खासकर उन कैंडिडेट्स को जो हमारे एनरोल्ड कैंडिडेट्स नहीं हैं। जो एनरोल्ड हैं, वी ट्राई कि हम उनको पूरा 100% दे पाए, इवन हर चीज़ में और हर जगह पे। सो बेसिकली कोई डाउट और कंफ्यूजन है तो कॉल अस ऑन द गिवन नंबर्स। एंड आज के लिए इतना काफ़ी है। कल कोई भी अपडेट आएगी, कोशिश करेंगे टाइमली आपको दें, समझा पाएँ। लाइव आने की हम कोशिश कर सकते हैं। आज सैटरडे है, शेड्यूल थोड़ा शायद मेरा शाम को 4 बजे के आसपास में फ्री रहूँ। We will try to connect with you over Instagram live video, not by the YouTube. So please tune with us on our Instagram channel also. So bye bye, take care, have a great day and a great year. और जो ब्रांच आपको चाहिए वही लें, कॉम्प्रोमाइज ही होता है। बाय बाय, टेक केयर।